नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, गेट गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग सिस्टम के पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम इसका थर्ड टॉपिक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सेगमेंट्स, वर्किंग प्रिंसिपल, एरर्स एंड बायोसेस की स्टडी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जीपीएस क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ जीपीएस। इसमें दो आते हैं, डिफरेंशियल जीपीएस और काइनेमेटिक जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स, उसके कंपोनेंट्स की, डिफरेंशियल जीपीएस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। काइनेमेटिक जीपीएस में हम उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। इसका थर्ड टॉपिक होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ जीपीएस, disadvantages of GPS, then difference between differential GPS and kinematic GPS, working of GPS to determine the position coordinates of a point, उसके बाद various segments of GPS जिसमें हमारे तीन आते हैं, space segments, OCS और user equipment segment, and then last topic हम देखेंगे different sources of errors in GPS। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। नाउ जीपीएस होता क्या है? द जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड ऑल वेदर रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स क्विकली, एक्यूरेटली एंड इनएक्सपेंसिवली द टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द ग्लोब एट एनी टाइम। इसका मतलब ये है कि इस अर्थ पर हम लोग कहीं भी रहें, किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में अगर हमें अपनी पोजीशन जाननी हो तो उस पोजीशन, न केवल पोजीशन, उसके अलावा टाइम और वेलोसिटी, और वो भी क्विकली और एक्यूरेटली, तो उसके लिए जीपीएस का यूज किया जाता है। ये एक स्पेस बेस्ड सेगमेंट है, स्पेस बेस्ड सिस्टम है, यानी कि इसके सैटेलाइट्स के थ्रू इसमें वर्क होता है। नाउ द करेंट जीपीएस इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट सैटेलाइट लोकेशन डाटा एंड प्रिसाइज टाइम कीपिंग। जो हमारा इस समय करेंट जीपीएस चल रहा है वो एक्यूरेट सैटेलाइट लोकेशन डाटा और प्रिसाइज टाइम के साथ हमें आउटपुट देता है। इट यूजेस सैटेलाइट सिग्नल्स, एक्यूरेट टाइम एंड sophisticated algorithm to generate distances in order to triangulate position anywhere on the earth। जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं, जब हम लोग काफ़ी बड़े एरिया की बात करते हैं, तो उस समय जो हमारा सर्वे यूज में होता है वो होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे। और उस ट्रायंगुलेशन सर्वे के ऑर्डर में यह इस सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम के थ्रू डिस्टेंसेस को जनरेट करता है और सिग्नल्स और एक्यूरेट टाइम का भी यूज करता है। द सिस्टम प्रोवाइड्स एक्यूरेट, कॉन्टिन्यूअस, वर्ल्ड वाइड 3-डायमेंशनल पोजिशन एंड वेलोसिटी इंफॉर्मेशन टू यूजर्स विद द एप्रोप्रिएट रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि ये सिस्टम हमें एक्यूरेट, कंटिन्यूअस, पूरे वर्ल्ड में और 3-डायमेंशनल पोजीशन बताता है, और इसके अलावा वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है, और वो भी एक काफ़ी अप्रोप्रिएट रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो कि जनरली आपके मोबाइल में इस समय जीपीएस होता है, तो वो एक तरह से आपका रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नाउ सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस के मेनली दो तरह के टाइप्स होते हैं, डिफरेंशियल जीपीएस और काइनेमेटिक जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस क्या होता है? Differential GPS is an advanced form of GPS that improved the accuracy of standard GPS by using ground-based correction stations। यानी कि ये क्या होता है, जो भी हमारे इस समय स्टैंडर्ड जीपीएस बनाए गए थे, तो ये उसी का एक एडवांस वर्जन है, और यह ग्राउंड बेस्ड करेक्शन स्टेशंस का यूज करता है, और उसके आधार पर एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम्स, ये सब डाटा जो है प्रोवाइड कराता है। इट रिड्यूसेस एरर्स कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस
सैटेलाइट क्लॉक एरर्स एंड सिग्नल डिलेस। होता क्या है कि जब भी हमारी जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल्स भेजती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करता है तो उसके वजह से ये सिग्नल्स कुछ डिस्टर्ब हो जाती हैं अगर वहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो इस वजह से, और सिग्नल डिले हो जाता है, कई बार सैटेलाइट क्लॉक एरर्स हो जाता है। तो यह डिफरेंशियल जीपीएस इन एरर्स को रिड्यूस कर देता है। नाउ थर्ड टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब डीजीपीएस यानी कि इसके डिफरेंशियल जीपीएस के प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले होता है रेफरेंस स्टेशन यानी बेस स्टेशन सेटअप। अ ग्राउंड बेस्ड स्टेशन इज प्लेस्ड एट अ प्रिसाइजली नोन लोकेशन। यानी कि एक हमारा बेस स्टेशन होता है वो एक काफ़ी प्रिसाइजली नोन लोकेशन पर रहता है। इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मल्टीपल जीपीएस सैटेलाइट्स। जो हमारे अर्थ के ये ऑर्बिट हैं, यहाँ पर ये अर्थ पे ये एक रखा हुआ है बेस स्टेशन, यहाँ पर रेफरेंस रिसीवर, यहाँ पर कई सारे सैटेलाइट्स हैं, ये उनसे जो है आपका लेता है सिग्नल्स को। नाउ एरर कैलकुलेशन। सिंस द रेफरेंस स्टेशन नोन इट्स एग्जैक्ट पोजीशन, it compare the GPS calculated position with its actual position। तो चूंकि रेफरेंस स्टेशन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता होती है तो यह जीपीएस के द्वारा कैलकुलेटेड पोजीशन को उसके एक्चुअल पोजीशन के साथ कंपेयर करता है, और द डिफरेंस बिटवीन द टू गिव्स द एरर इन जीपीएस सिग्नल्स। और इनके बीच अगर जो भी डिफरेंस आता है वो इसके एरर को बताता है। और ये जो जीपीएस का कॉन्सेप्ट है ये सर्वेइंग के जो सेकेंड प्रिंसिपल जो कहा जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनी न्यू पॉइंट विद रेफरेंस टू टू नोन पॉइंट्स या टू रेफरेंस पॉइंट्स, ये उस पर बेस्ड होता है जीपीएस का जो कॉन्सेप्ट होता है। नाउ आप इस फिगर को जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रेफरेंस रिसीवर है, ये दो फील्ड रिसीवर्स हैं। यह रेफरेंस रिसीवर्स इनको सिग्नल्स भेजता है और इनके बीच जो भी गैप आता है, जो भी इनका डिफरेंस आता है, वो इसके एरर करेक्शन को बताता है और डिफरेंशियल जीपीएस उसे करेक्ट कर देता है। इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं इसके, ये सब। थर्ड वन इज करेक्शन सिग्नल ट्रांसमिशन। द रेफरेंस स्टेशन जनरेट्स करेक्शन डाटा बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड एरर्स। जो भी हमारा रेफरेंस स्टेशन होता है वो करेक्शन डाटा को जनरेट करता है कैलकुलेटेड एरर्स के आधार पर। यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, इसके आधार पर ये एरर जनरेट करता है करेक्शन को। दिस करेक्शन इज सेंड टू नियर बाई डीजीपीएस रिसीवर्स via रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट्स और द इंटरनेट। और यह करेक्शन किसके द्वारा भेजा जाता है? डीजीपीएस रिसीवर्स के द्वारा। डीजीपीएस रिसीवर्स को भेजा जाता है रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट या फिर इंटरनेट के द्वारा। नाउ करेक्शन, चौथा करेक्शन एट यूजर एंड। द यूजर जीपीएस रिसीवर्स applies the correction to its own satellite signals। यानी कि जो यूजर जीपीएस रिसीवर होता है वो इस करेक्शन को अपने सैटेलाइट सिग्नल से करेक्ट कर लेता है, उसको अप्लाई कर देता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ डीजीपीएस। डीजीपीएस के मेनली हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं: जीपीएस सैटेलाइट, रेफरेंस स्टेशन, करेक्शन डाटा लिंक और डीजीपीएस रिसीवर्स। There are 4 main components of DGPS। पहला है GPS satellite। It provides signals to both the reference station and the user। यहाँ पर ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इसको रेफरेंस रिसीवर को भी डाटा सिग्नल्स भेज रहा है और ये फील्ड रिसीवर्स को भी डाटा सिग्नल्स भेज रहा है। नाउ सेकेंड वन, रेफरेंस स्टेशन। It calculated errors and generate correction।
यानी कि जो रेफरेंस स्टेशन होता है वो एरर्स को कैलकुलेट करता है और जनरेट करता है, उसको करेक्शन करता है एरर्स को। तीसरा, करेक्शन डाटा लिंक, इट ट्रांसफर्स करेक्शन टू मोबाइल जीपीएस रिसीवर विया सेटेलाइट, रेडियो या फिर इंटरनेट। जो हमारे यहाँ पर मोबाइल से मतलब केवल मोबाइल फ़ोन नहीं है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट जीपीएस का होता है, जीपीएस रिसीवर मूविंग ऑब्जेक्ट, वो उसे भी, तो मोबाइल का मतलब ये है, न कि आपका मोबाइल फ़ोन। तो किसके थ्रू भेजता है? सैटेलाइट, रेडियो या फिर इंटरनेट के थ्रू। रेडियो क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स काफ़ी दूर तक जाती हैं, इसीलिए इनका यूज एरोप्लेन्स में भी किया जाता है। डीजीपीएस रिसीवर्स अप्लाई करेक्शन फॉर इम्प्रूव्ड पोजीशनिंग एक्यूरेसी। जो डीजीपीएस रिसीवर्स होता है वो इस करेक्शन को अप्लाई करता है अपनी पोजीशन को, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि सीधा सा बात है कि यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और इधर बेस स्टेशन है। सैटेलाइट बेस स्टेशन को भी भेजेगा सिग्नल्स, रेफरेंस स्टेशन को, और रेफरेंस स्टेशन को और बेस स्टेशन को दोनों को भेजेगा सिग्नल्स। और ये जो सिग्नल्स होते हैं, बेस स्टेशन क्या करता है, दोबारा से इनको सिग्नल्स भेजता है और इसकी एक्यूरेसी के आधार पर जो भी एरर्स कैलकुलेट करके आते हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो आपकी पोजीशन को करेक्ट करके बता देता है। सिंपल से लॉजिक। नाउ एडवांटेजेस ऑफ DGPS. DGPS offers several benefits over standard GPS by providing higher accuracy and reliability. जो हमारा डिफरेंशियल जीपीएस होता है वो स्टैंडर्ड जीपीएस के मुकाबले काफ़ी हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे इसेंशियल फॉर सर्वेइंग, मैपिंग एंड प्रिसीजन कंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोग सर्वेइंग करते हैं या फिर मैप बनाना होता है या फिर मैप में कुछ खोजना होता है या फिर प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसके लिए हम डिफरेंशियल जीपीएस का यूज कर सकते हैं। करेक्ट एरर्स कॉज्ड बाय आयोनोस्फेरिक डिलेज, सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट एंड सिग्नल इंटरफेस। जो हमारे एटमॉस्फेरिक डिले होता है या फिर आयोनोस्फेरिक डिले होता है, सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट के थ्रू जो एरर्स आती हैं और सिग्नल इंटरफेस के कारण जो भी एरर्स आती हैं, तो डिफरेंशियल जीपीएस उन एरर्स को करेक्ट कर देता है। तीसरा, हेल्प्स इन एक्यूरेट नेविगेशन फॉर लैंड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन। जो भी हमारा ज़मीन पर नेविगेशन हुआ, हवा में एरोप्लेन्स में हम लोग करते हैं, और सी ट्रांसपोर्टेशन यानी जो मरीन्स, सबमरीन्स, ये सब यूज करती हैं, तो ये सब जीपीएस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि समुद्र, हवा, इन सब में कोई भी लोकेशन में पता नहीं होती कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो उस जीपीएस के थ्रू ये अपनी पोजीशन को जानते हैं। ट्रैक्स माइनर शिफ्ट और डिफॉर्मेशंस इन ब्रिजेस, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। ये ब्रिजेस, डैम्स और बिल्डिंग्स में जो भी माइनर शिफ्ट होता है उनको भी ट्रैक करने का काम करती है। माइनर शिफ्ट या फिर डिफॉर्मेशन, उनको भी ये ट्रैक कर सकता है डिफरेंशियल जीपीएस। सपोर्ट्स ऑटोमेटेड मशीन कंट्रोल, जीपीएस कंट्रोल्ड कार्स ETC। यानी कि जीपीएस के थ्रू जो भी कंट्रोल करने वाली कार्स होती हैं, इस समय कई सारे रोबोट्स हुए हैं, ये सब बनाए जा रहे हैं, तो ये उनको भी सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस improves the accuracy of standard GPS but it has some disadvantages. नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज़ का एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज होना तय है। तो इसमें पहला, लिमिटेड कवरेज। डिफरेंशियल जीपीएस रिक्वायर्स ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन विच आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, लिमिटिंग इट यूजेबिलिटी इन रिमोट एरियाज। जैसा कि हमने आपको डिफरेंशियल जीपीएस के डिफिनीशन में ही बताया था कि डिफरेंशियल जीपीएस को यूज करना है
तो ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशंस का होना एकदम अनिवार्य है, बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसके कारण इसकी यूज इसका लिमिटेड हो जाता है, खास करके रिमोट एरियाज में। जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज ये सब होते हैं, उन सब एरियाज में इसकी यूज लिमिटेड हो जाती है। सेकेंड, सिग्नल इंटरफेरेंस। DGPS signals can be affected by weather conditions, tall buildings or dense forests, reducing accuracy। जब हमारा काफ़ी ज़्यादा हिमपात होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स, या फिर अगर वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, तो उस केस में DGPS सिग्नल्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। थर्ड वन, हाई कॉस्ट। सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग DGPS stations can be expensive, making it less affordable for small scale applications। जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं उनके लिए डिफरेंशियल GPS काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसको सेटअप करना और इसको मेंटेन करने में काफ़ी अधिक खर्चा आता है। चौथा, डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन बेस स्टेशंस। इफ द बेस स्टेशन सिग्नल्स इज लॉस्ट और डिसरप्टेड, DGPS एक्यूरेसी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। यानी कि अगर बेस स्टेशन से जो भी सिग्नल्स आ रही हैं वो अगर लॉस्ट हो जा रही हैं या फिर उनमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। नाउ पांचवा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। DGPS requires additional receivers and equipments, increasing complexity and cost। जो भी हमारा डिफरेंशियल GPS इक्विपमेंट्स होते हैं, ये कई सारे इक्विपमेंट्स और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। नाउ जो हमारे टाइप्स ऑफ GPS का जो सेकेंड पार्ट है वो है काइनामेटिक GPS। इट इज़ नोन एज रियल टाइम काइनामेटिक GPS। वैसे तो ये दो होते हैं, इधर आपको मेनली रियल टाइम काइनामेटिक GPS के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इट इज़ यूज द मेजरमेंट ऑफ द फेस सिग्नल कैरियर वेव rather than the information content of the signal and relies as a single reference station to provide the real time correction, providing up to centimeter level accuracy। इसे हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। It used the measurement of the phase signal carrier waves। ये क्या करता है, ये जो फेज सिग्नल कैरियर वेव्स होती हैं इनके मेजरमेंट का यूज करता है, rather than the information content of the signal। यानी कि सिग्नल के जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसके जगह पे फेज सिग्नल कैरियर वेव के मेजरमेंट्स का यूज करता है। एंड रिलाइज एज अ सिंगल रेफरेंस स्टेशन, और एक सिंगल रेफरेंस स्टेशन की तरह वर्क करता है टू प्रोवाइड द रियल टाइम करेक्शंस। किस लिए? रियल टाइम करेक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइडिंग अप टू सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। जो आपका डिफरेंशियल GPS होता था वो लगभग मीटर्स में आपको एक्यूरेसी देता था, लेकिन काइनामेटिक GPS उससे भी अधिक एक्यूरेट है, जो कि आपको सेंटीमीटर में एक्यूरेट दे दे रहा है। सोचिए अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जो सैटेलाइट्स है वो आपको मात्र कुछ सेंटीमीटर का फर्क में आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करा दे रहे हैं। दैट्स इज अ वेरी हाई क्लास इंजीनियरिंग। With reference to GPS, this system is commonly known as Carrier Phase Enhancement और CGPS। GPS के रेफरेंस में इस सिस्टम को कॉमनली जो जाना जाता है कैरियर फेज इन्हेंसमेंट और CPGPS। चूँकि इसमें कैरियर फेज सिग्नल कैरियर वेव्स का यूज होता है, इसीलिए इसका नाम कैरियर फेज इन्हेंसमेंट या फिर CPGPS रखा गया है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन लैंड सर्वे एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसका लैंड सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में काफ़ी अधिक यूज है। द वर्चुअल रेफरेंस स्टेशन मेथड
हैज़ एक्सटेंडेड द यूज ऑफ RTK। जो हमारा वर्चुअल रेफरेंस स्टेशन मेथड है वो इसके यूज को और ज़्यादा बढ़ा देता है टू अ होल एरिया ऑफ अ रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। कहाँ पर? पूरे एरिया पर, किसके? रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क के, और इसकी ऑपरेशन रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क। और ये किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क के डेंसिटी और कैपेबिलिटी पर। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ काइनेमेटिक जीपीएस। Kinematic GPS consists of several key components that work together to provide high accuracy positioning। जो भी हमारा काइनामेटिक जीपीएस होता है वह कई सारे की कंपोनेंट्स पर को मिला करके बनाया गया होता है जो कि एक साथ वर्क करते हैं हाई एक्यूरेसी पोजिशनिंग को प्रोवाइड कराने के लिए। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं? पहला, बेस स्टेशन, अ फिक्स्ड GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर एट अ नोन लोकेशन। जैसा कि ये डिफरेंशियल जीपीएस में भी था, यहाँ पर भी एक फिक्स रिसीवर जो है वो यूज होता है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर। इट कंटिन्यूअसली कलेक्ट सैटेलाइट सिग्नल्स एंड कैलकुलेट करेक्शन डाटा। ये सैटेलाइट सिग्नल्स को कंटिन्यूअसली कलेक्ट करता है और उनके करेक्शन डाटा को कैलकुलेट करता है। It transmits real-time correction to the rover in real-time kinematic or stores data for later processing in post position kinematic या फिर PPK। Second, rover receiver. It is a mobile GNSS receiver that moves and collects satellite signals। जो रोवर रिसीवर होता है ये एक मोबाइल GNSS रिसीवर होता है। अगेन ये मोबाइल है जो कि मूवेबल है, ना कि आपका मोबाइल फ़ोन। इट इज़ अ मोबाइल GNSS रिसीवर डैट मूव्स एंड कलेक्ट सैटेलाइट सिग्नल्स, जो कि मूव करता है और सैटेलाइट सिग्नल्स को कलेक्ट करता है। इट यूजेस करेक्शन फ्रॉम द बेस स्टेशन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। यह बेस स्टेशन से आए हुए सिग्नल्स को, करेक्शंस को ये यूज़ करता है और अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। इट कॉमनली माउंटेड ऑन सर्वे पोल्स, ड्रोन्स, व्हीकल्स और मशीनरी। जो हमारे सर्वे पोल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं या मशीनरी होती हैं, उनमें यह लगा होता है। थर्ड, GNSS एंटीनास। देयर इज अ हाई प्रिसीजन एंटीनास ऑन द बोथ द बेस स्टेशन एंड रोवर। GNSS एंटीनास जो होती हैं वो काफ़ी हाई प्रिसीजन एंटीना होती हैं और यह बेस स्टेशन और रोवर दोनों पर लगी होती हैं। इट कैप्चर सिग्नल्स फ्रॉम मल्टीपल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस। यह कई सारे सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस से सिग्नल्स को कैप्चर करता है, जैसे GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बीडोउ। ये अलग अलग देशों के अलग अलग सैटेलाइट सेगमेंट्स होते हैं। चौथा, डाटा लिंक यानी कम्युनिकेशन लिंक फॉर रियल टाइम काइनेमेटिक। रियल टाइम करेक्शन ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है किसके थ्रू? रेडियो, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या फिर और इंटरनेट के थ्रू। फॉर PPK यानी पोस्ट पोजिशनिंग काइनेमेटिक, नो रियल टाइम कम्युनिकेशन इज नीडेड, करेक्शन आर अप्लाइड लेटर यूजिंग स्टोर्ड डाटा। इसमें क्या होता है कि यह रियल टाइम काइनेमेटिक्स का यूज़ नहीं करता है, उसी टाइम करेक्शन नहीं करता है, और यह डाटा को स्टोर कर लेता है और यह बाद में आपको करेक्शन प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट प्रोवाइड्स सिग्नल्स फॉर पोजिशनिंग। यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट जो होता है
वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है आपकी पोजीशन को जानने के लिए। कॉमनली सिस्टम इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं, जैसे जीपीएस जो कि यूएसए का है, ग्लोनास ये रसिया का है, गैलीलियो ईस्टर्न यूनियन का है, बेइडो चाइना का है, और इंडिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जो कि है नाविक। छठा, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारे दो तरह के आते हैं, रियल टाइम काइनेमेटिक सॉफ्टवेयर और पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक सॉफ्टवेयर। जो रियल टाइम काइनेमेटिक सॉफ्टवेयर है ये जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट है, यह रियल टाइम करेक्शन को अप्लाई करता है, और जबकि पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक सॉफ्टवेयर्स में यह डाटा को स्टोर करता है और करेक्शन को अप्लाई करता है, और इसका यूज किया जाता है हायर एक्यूरेसी पोजीशनिंग और मैपिंग में। सातवां, पावर सप्लाई, बैटरीज और एक्सटर्नल पावर सोर्सेस फॉर बेस एंड रोवर रिसीवर्स। चूँकि इसमें बिजली का यूज होता ही है तो इसलिए बैटरीज भी लगाना या फिर पावर सप्लाई देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ जो हमारा तीसरा आज का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द जीपीएस एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट्स from which receivers on the ground reset their position। यह जीपीएस जो होता है वह एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है जिसके थ्रू जो ग्राउंड पर जो रिसीवर होता है वो अपनी पोजीशन को रीसेट करता रहता है। द फंडामेंटल नेविगेशन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्यूडो रेंजेस बिटवीन द यूजर्स एंड 4 सैटेलाइट्स। जिसका फंडामेंटल नेविगेशन प्रिंसिपल होता है यह मेजरमेंट पर बेस्ड होता है। किसके मेजरमेंट पर? स्यूडो रेंजेस, और किसके किसके बीच? यूजर और 4 सैटेलाइट्स के बीच। यहाँ पर एक यूजर है, इसके पास रोवर है या फिर रिसीवर है, और यह 4 सैटेलाइट्स हैं। इनके बीच जो भी स्यूडो रेंजेस होती हैं इनके मेजरमेंट के आधार पर जो हमारा इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो वर्क करता है। बाय मेजरिंग द ट्रैवल टाइम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट्स, बाय मेजरिंग द ट्रैवल टाइम ऑफ सिग्नल्स को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग एट द एल्टीट्यूड ऑफ 20,200 किलोमीटर अबव द अर्थ। यानी कि इन सैटेलाइट्स के थ्रू जो भी ट्रांसमिशन हुआ यहाँ पर उसमें कितना टाइम लगा उसको यह कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। 4 डिस्टेंसेस बिटवीन द सैटेलाइट एंड रिसीवर आर कैलकुलेटेड। 4 डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं सैटेलाइट और रिसीवर के बीच, चारों सैटेलाइट्स के थ्रू R1, R2, R3, R4 एंड आर कैलकुलेटेड विच इज टर्न यील्ड एक्यूरेट पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्पीड, जो कि इसको बदल दिया जाता है वहाँ के सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, वहाँ के सेमीकंडक्टर्स के द्वारा, किसमें? यील्ड एक्यूरेट पोजीशन में ऑफ डायरेक्शन एंड स्पीड। नाउ the GPS techniques overcomes the numerous limitations of the terrestrial surveying methods like the intervisibility of survey stations, dependability of weathers, difficulties in observation etc। यह कई जो हमारे रेगुलर सर्विंग के सिस्टम्स होते थे तो उनमें जो भी दिक्कतें आती थी यह जीपीएस उसको काफ़ी हद तक ओवरकम कर देता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ जीपीएस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जीपीएस प्रोवाइड्स प्रिसाइज लोकेशन डाटा विद एक्यूरेट रेंजिंग फ्रॉम मीटर्स स्टैंडर्ड जीपीएस टू सेंटीमीटर। जो जीपीएस होता है वो स्टैंडर्ड जीपीएस के मुकाबले ये काफ़ी प्रिसाइज लोकेशन को प्रोवाइड कराता है। इसमें स्टैंडर्ड जीपीएस मीटर्स तक में आपको एक्यूरेसी देता है, जबकि रियल टाइम काइनेमेटिक जीपीएस आपको सेंटीमीटर में आपको देता है एक्यूरेसी। इट वर्क्स एनीवेयर ऑन अर्थ
फ्रॉम सिटीज टू रिमोट एरियाज एज लॉन्ग एज देयर इज अ क्लियर व्यू ऑफ द स्काई। जैसा कि हमने आपको उसमें भी बताया था डिफरेंशियल जीपीएस में भी, कि अगर वेदर ख़राब होगी तो फिर जीपीएस उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यही इसमें भी है, यह पूरे अर्थ पर कहीं भी इसको वर्क कर लेता है, सिटी में भी और रिमोट एरियाज में भी, जब तक क्लियर आसमान में क्लियर व्यू आए। It is used in vehicles, smartphones and aircraft for real-time positioning and route guidance। यह रियल टाइम या एयरक्राफ्ट, स्मार्टफोन और व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है अपने रियल टाइम पोजीशन को बताने के लिए और रूट गाइडेंस के लिए। वैसे अभी इस पर भरोसा थोड़ा कम हो गया है जब से जीपीएस का हेल्प से कई सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं। GPS derives and mobile apps, GPS devices and mobile apps are user friendly, requiring little technical knowledge। GPS को आजकल एक आम आदमी भी आराम से यूज कर ले रहा है, जो कि इसकी एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, इसका एडवांटेज काफ़ी अधिक है। ऑटोमेटेड जीपीएस ट्रैकिंग इम्प्रूव्स एक्यूरेसी इन सर्वेइंग, फ्लीट मैनेजमेंट एंड नेविगेशन, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। जब भी हम लोग किसी भी एरिया का सर्वे करते थे तो अगर हम लोग कम टाइम में काफ़ी अधिक एक्यूरेसी के साथ सर्वे करना होता है तो जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनमें काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। तो जीपीएस उनको, ऑटोमेटेड जीपीएस जो होता है वो उसकी एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। मैनी जीपीएस सर्विसेज आर फ्री टू यूज विद ओनली हार्डवेयर एंड प्रीमियम सॉफ्टवेयर रिक्वायरिंग पेमेंट। जो कई सारे जीपीएस सर्विसेज होते हैं वो यूज के लिए फ्री होते हैं, उनके लिए केवल हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है और कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स की जो कि पेमेंट आपका मांगती हैं। जो आपका गूगल मैप्स का जीपीएस होता है वो तो आपके लिए फ्री होता ही है, उसके सॉफ्टवेयर्स की वैसे नीड नहीं पड़ती, बट जो हमारे मरीन्स हुए, सबमरीन्स हुए, इन सब जगह कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स की भी नीड पड़ती है। GPS signal can be blocked by or weakened by tall buildings, tunnels, dense forests and bad weathers। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जीपीएस सिग्नल्स को टॉल बिल्डिंग्स, टनल्स, डेंस फॉरेस्ट और बैड वेदर अफेक्ट करती है बहुत बुरी तरह से। स्टैंडर्ड जीपीएस हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ 3 to 10 meters which may not be suitable for precise application विदाउट रियल टाइम काइनेमेटिक और करेक्शन सर्विसेज। जो हमारा स्टैंडर्ड जीपीएस होता है उसकी एक्यूरेसी 3 से 10 मीटर की होती है, जो कि प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है जब तक उसमें की रियल टाइम काइनेमेटिक या फिर करेक्शन सर्विसेज ना लगाई जाए। इसका अगला डिसएडवांटेज है कि जीपीएस डिवाइस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस पावर एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज, ड्रेन बैटरी लाइफ क्विकली। जो हमारा जीपीएस होता है उसको रेगुलरली पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, अगर एक टाइम के लिए भी पावर सप्लाई कट हुई तो फिर एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडवांस जीपीएस सिस्टम विद हाई एक्यूरेसी सच एज रियल टाइम काइनेमेटिक जीपीएस आर एक्सपेंसिव टू परचेज एंड मेंटेन। जो कि हमारे एडवांस जीपीएस होते हैं जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, उनको मेंटेन करना और ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इफ़ सैटेलाइट फेल्स और अंडर मेंटेनेंस, जीपीएस एक्यूरेसी एंड अवेलेबिलिटी कैन बी अफेक्टेड। अगर हमारे अर्थ के ऊपर इतनी सारे सैटेलाइट्स और कचड़े हैं कि अगर वो सैटेलाइट फेल हो जाती है या फिर अगर उनका मेंटेनेंस चल रहा होता है तो फिर उसमें जीपीएस एक्यूरेसी पर भी प्रभाव पड़ता है और उसकी अवेलेबिलिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल जीपीएस एंड काइनेमेटिक जीपीएस। तो इसमें सबसे पहले डिफिनीशन, अ जीपीएस सिस्टम दैट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी बाय यूजिंग अ रेफरेंस स्टेशन टू करेक्ट एरर्स इन सैटेलाइट सिग्नल्स। डिफरेंशियल जीपीएस में रेफरेंस स्टेशन का यूज होता है, जबकि काइनेमेटिक जीपीएस बिना उसके भी काम चल जाता है। A GPS system that provides high precision positioning often used for real-time kinematic applications। जो हमारे रियल टाइम काइनेमेटिक्स होते हैं उसमें इसका काफ़ी यूज होता है।
एक्यूरेसी की बात करें तो डिफरेंशियल जीपीएस 0.5 मीटर से 2 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है, जबकि काइनेमैटिक जीपीएस 1 से 2 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड कर देता है। इसमें करेक्शन सोर्स जो होता है वो फिक्स्ड रेफरेंस स्टेशन होता है, जो कि रेडियो और इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कराता है करेक्शन, जबकि बेस स्टेशन एंड रोवर सिस्टम यूजिंग कैरियर फेज ट्रैकिंग। यहाँ पर काइनेमैटिक जीपीएस में जो बेस स्टेशन और रोवर सिस्टम जो होता है वो करेक्शन सोर्स होता है, जो कि किसका यूज करता है, कैरियर फेज ट्रैकिंग का। नाउ एप्लीकेशंस, मरीन नेविगेशन, एग्रीकल्चर सर्वेइंग एंड व्हीकल ट्रैकिंग, इन तीनों में इन सब में इसका एप्लीकेशन होता है, जबकि लैंड सर्वेइंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मशीन कंट्रोल एंड यूएवी मैपिंग, इनका यूज होता है वो काइनेमैटिक जीपीएस में होता है। काइनेमैटिक जीपीएस के थ्रू इनका एप्लीकेशन होता है। मोड ऑफ ऑपरेशन, इट यूजेस कोड बेस्ड करेक्शन फॉर एरर रिडक्शंस, जो कि इनका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है डिफरेंशियल जीपीएस का, तो ये क्या यूज करता है, कोड बेस्ड करेक्शन को यूज करता है एरर रिडक्शन के लिए, जबकि रियल आरटीके में क्या होता है कि ये कैरियर फेज मेजरमेंट को यूज करता है हाई एक्यूरेसी के लिए। नाउ रियल टाइम कैपेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम करेक्शन, और डिफरेंशियल जीपीएस भी रियल टाइम करेक्शन प्रोवाइड कराता है, और ये अवेलेबल इन रियल टाइम और पोस्ट प्रोसेस्ड। ये पोस्ट प्रोसेस्ड काइनेमैटिक जीपीएस में वो रियल टाइम भी आ जाता है और पोस्ट प्रोसेस्ड यानी कि बाद में भी यह प्रोसेसिंग कर सकता है करेक्शन। नंबर ऑफ रिसीवर्स, रिक्वायर्स रेफरेंस स्टेशन एंड मल्टीपल रोवर्स, डिफरेंशियल जीपीएस में एक रेफरेंस रिसीवर, एक रेफरेंस स्टेशन और कई सारे रोवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि काइनेमैटिक जीपीएस में आपके एक बेस स्टेशन और एक मूविंग रोवर की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट की बात करें तो काइनेमैटिक जीपीएस के तुलना में इसकी डिफरेंशियल जीपीएस की कॉस्ट लो आती है, और जबकि काइनेमैटिक जीपीएस काफ़ी अधिक एक्सपेंसिव होता है। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ जीपीएस टू डिटरमाइन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। There is a minimum number of satellites required to get an accuracy of the positioning any object, so it is called the triangulation method। यानी कि इसके लिए 3 मिनिमम सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपकी पोजीशन की एक्यूरेसी, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की एक्यूरेसी के लिए, तो इसे ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहा जाता है। Let us assume that L1 would be somewhere on the radius of the satellite A 6000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मान लिया कि कोई भी एक पॉइंट L1 है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट L1 है जो कि इस सैटेलाइट A से 6000 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसा हमने मान लिया। नाउ लेट अस इमेज दैट पॉइंट L1 इज अवे फ्रॉम एन अदर सेटेलाइट B बाई 9000 किलोमीटर। हमने ये भी मान लिया कि ये जो पॉइंट L1 है ये B सेटेलाइट से लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि इसमें सर्वे के सेकेंड प्रिंसिपल का यूज होता है कि मिनिमम आपको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, तो सैटेलाइट्स की लोकेशन आपको पता है। Now due to getting the help from 2 satellites at a time, the position of L1 has been narrowed down to the intersection circle of 2 spheres of satellite A and satellite B. It has been represented by XY plane। तो जब जो पॉइंट X है वो इन दोनों यहाँ से 6000 किलोमीटर पे है, सैटेलाइट B से 9000 किलोमीटर पे, तो यह 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा X और Y पर। अब जो पॉइंट L1 होगा वो इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। नाउ फाइनली लेट अस मेजर द लोकेशन ऑफ L1 बाय यूजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम थर्ड सैटेलाइट यानी सैटेलाइट C। दिस इज 1200
किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सैटेलाइट सी से लगभग 12,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नाउ फाइनली लेट अस मेजर द, ये तो हो गया। नाउ द थ्री स्फीयर्स वुड इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स इफ फिगर्स आर इन 3 डायमेंशन। अगर हमारा फिगर 3 डायमेंशन में है तो यह सैटेलाइट सी अगेन इसे 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी एंड द लोकेशन ऑफ L1 कैन बी और वन ऑफ दी 2 पॉइंट्स। और जो L1 की लोकेशन होगी वो इन दोनों पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं पर होगी। बट एज ऑल द 3 फिगर्स आर ड्रॉन ऑन 2 डायमेंशन, लेकिन ये जो भी तीनों फिगर हमने आपको अभी दिखाए हैं वो 2 डायमेंशन प्लेन पर ड्रॉ किए गए हैं। देयर इज ओनली वन सिंगल पॉइंट x विच वुड लोकेट द पोजिशनिंग ऑफ L1, जो कि L1 की पोजीशन को लोकेट करेगा। इट मे नॉट बी ट्रू एज इट इज वन ऑफ द 2 एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑन 3 डायमेंशन प्लेन। सो इफ, यानी कि इट मे नॉट बी ट्रू एज इट इज वन ऑफ द 2 एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑन 3 डायमेंशन प्लेन। ये भी हो सकता है कि ये सच ना हो। So if 4 satellite is used to locate the position L1, then geometrically it would give the most accurate location of point L1। यानी कि अगर चौथे सैटेलाइट से इसको मेजर किया जाएगा L1 की डिस्टेंस को, तो यह जियोमेट्रिकली सबसे एक्यूरेट लोकेशन को बताएगा। इसीलिए आपने यहाँ पर पीछे अभी देखा था, यहाँ पर इधर, कि यहाँ पर 4 सैटेलाइट्स से हम लोग ले रहे थे। यही इसका रीजन था कि यह सबसे एक्यूरेट पोजीशन आपको दे। नाउ अगला पॉइंट है वेरियस सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस। देयर आर 3 मेन सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस। पहला सैटेलाइट जीपीएस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन या फिर स्पेस सेगमेंट। जैसा कि हमने आपको बताया था इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। तो पहला है स्पेस सेगमेंट। द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ द नॉमिनल 24 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। यानी कि जो हमारा सैटेलाइट्स का ग्रुप्स है जो हमारे अर्थ के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है जीपीएस सैटेलाइट का, वो 24 सैटेलाइट्स टोटल हैं। दे ट्रांसमिटेड सिग्नल्स एट 1575.42 मेगाहर्ट्ज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसीवर्स ऑन द ग्राउंड। ये जो भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इतने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं जो कि ग्राउंड पर रिसीवर उसको डिटेक्ट करता है। द सैटेलाइट्स आर पोजिशन्ड इन 6 अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन्स विद 4 सैटेलाइट्स इन ईच प्लेन। यह जो भी हमारा सैटेलाइट्स का ये जो ग्रुप्स है ये 6 अर्थ सेंटर्ड प्लेन ऑर्बिटल में डिवाइडेड है, जिसमें हर प्लेन में 4-4 सैटेलाइट है, यानी कि टोटल 24 सैटेलाइट्स। दिस मीन्स दैट सिग्नल्स फ्रॉम 6 ऑफ देम कैन बी रिसीव्ड 100% ऑफ द टाइम एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ का हर एक पार्ट इससे कवर हो जाता है 100%, किसी भी हर एक टाइम में कवर ही रहता है। द नॉमिनल ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ जीपीएस सैटेलाइट इज 1/2 ऑफ अ साइड्रल डे या फिर 11 घंटा 58 मिनट। और इन जीपीएस सैटेलाइट का जो नॉमिनल पीरियड ऑर्बिटल पीरियड होता है वो 11 आवर्स 58 मिनट्स का होता है, जिसे कि बाद में रेगुलेट भी किया जा सकता है एज पर द यूज। द ऑर्बिट्स आर नियरली सर्कुलर and equally spaced about the equator at a 60 degree separation with an inclination relative to the equator of nominal 55 degree। जो भी ये ऑर्बिट होती हैं ये लगभग सर्कुलर होती हैं और इक्वेटर के लगभग इस इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वेटर से लगभग बराबर दूरी पर ही सेपरेशन होता है इनका, और लगभग 60 डिग्री दो ऑर्बिट्स के बीच का एंगल होता है। और ये जो इंक्लाइंड होती हैं यह इक्वेटर से लगभग 55 डिग्री पर इंक्लाइंड होती हैं। द ऑर्बिटल रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली 26,000 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ।
अर्थ के सेंटर ऑफ मास से सैटेलाइट के ऑर्बिट की जो डिस्टेंस होती है ये लगभग 26,000 किलोमीटर होती है। जो इसका जीपीएस का सेकेंड सेगमेंट होता है वो आता है ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट, यानी कि ओसीएस। द ओसीएस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द सैटेलाइट्स एंड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जो ओसीएस होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सैटेलाइट्स को मेंटेन रखना और इनके प्रॉपर फंक्शन को डिटेक्ट करना। दिस इंक्लूड्स मेंटेनिंग द सैटेलाइट इन देयर प्रॉपर ऑर्बिटल पोजीशन called station keeping and monitoring satellite subsystem health and status। इसका क्या क्या काम होता है? मेंटेनिंग द सैटेलाइट इन देयर प्रॉपर ऑर्बिटल पोजीशन, यानी कि वह जिस ऑर्बिटल पोजीशन में है वह उसी पोजीशन में रहे, उससे इधर उधर नहीं भटके। एंड मॉनिटरिंग सैटेलाइट सबसिस्टम हेल्थ एंड स्टेटस, और उसमें कोई खराबी तो नहीं ना आ रही है, इसका भी डिटेक्शन का काम और ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट करता है। द ओसीएस ऑल्सो मॉनिटर्स द सैटेलाइट कलर एरेज, बैटरी पावर लेवल एंड प्रोपेलेंट लेवल यूज्ड फॉर मैनवेरस एंड एक्टिवेट स्पेयर सैटेलाइट। जो हमारा ओसीएस होता है वो सैटेलाइट्स के सैटेलाइट कलर एरेज को मॉनिटर करता है, उसके बैटरी पावर लेवल को भी देखता है और प्रोपेलेंट लेवल का भी ध्यान रखता है। किसके लिए? यूज्ड फॉर मैनवेरस एंड एक्टिवेट स्पेयर सैटेलाइट्स। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल ग्राउंड या कंट्रोल सेगमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स। यह ऑपरेशनल कंट्रोल भी इसके भी 3 पार्ट होते हैं। द मास्टर कंट्रोल स्टेशन MCS, द मॉनिटर स्टेशन MS और ग्राउंड एंटीनास। तीसरा यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट, इसका तीसरा सेगमेंट। द यूजर रिसीविंग इक्विपमेंट रेफर्ड टू एज ए जीपीएस रिसीवर receives and processes the L-band signals transmitted from the satellite to determine user position, velocity and time, यानी पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। जो हमारा यूजर इक्विपमेंट सेगमेंट होता है उसे जीपीएस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रोसेस करता है एल बैंड सिग्नल्स को जो कि सैटेलाइट से ट्रांसमिटेड होती हैं और यह डिटरमाइन करता है यूजर के पोजीशन को, वेलोसिटी को और टाइम को। ये आपके यूजर कंट्रोल सेगमेंट का ब्लॉक डायग्राम है, इसे अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी ऑलमोस्ट ऑल जीपीएस रिसीवर्स हैव इसेंशियली द सम बेसिक कंपोनेंट्स, एन एंटीना एंड RF any radio frequency section, a microprocessor, a control and display unit CDU, a recording device and a power supply। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एंटीना, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट, रिकॉर्डिंग डिवाइस और पावर सप्लाई। ब्लॉक डायग्राम इसका दिया गया है जिसे अभी हम समझेंगे या कैसे वर्क करता है। अब इसी को और डिटेल में एक्सप्लेन है। एंटीना एंड प्री एम्पलीफायर, द टास्क इज to receive the electromagnetic radiation coming from the satellites and amplify them from further processing। Microstrip antenna is one of the widely used system। यानी कि ये जो एंटीना होता है यह माइक्रो स्ट्रिप एंटीना होता है और यह जो भी सैटेलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिग्नल्स के फॉर्म में आ रही हैं यह उसे एम्पलीफाई करता है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार करता है और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता है। सेकेंड वन, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन एंड कंप्यूटर प्रोसेसर। द रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन ऑफ अ जीपीएस रिसीवर कन्वर्ट्स द इनकमिंग सिग्नल आफ्टर प्री एम्पलीफिकेशन टू एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरियर इज प्रोसेस्ड बाय अ पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि इस एंटीना के थ्रू जो भी सिग्नल एम्पलीफाई होके रिसीव हुआ, प्री एम्पलीफाई होके, वह उसे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है और
इसमें काफ़ी पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। थर्ड पार्ट, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस। दिस इनेबल्स ऑपरेटर टू इंटरेक्ट विद द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेजर्ड डाटा इज स्टोर्ड और displayed. It will also have a standard interface to transfer to digital data outside. यानी कि जो भी हमारा इनपुट और या फिर आउटपुट डिवाइस ये होता है वो क्या करता है आपका, ऑपरेट्स इनेबल ऑपरेट्स टू इंटरैक्ट विद द माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर से इनेबल कर ऑपरेट करने के लिए इनेबल करता है, एंड मेजर डाटा है स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड, जो भी मेजर डाटा होता है वो उसको स्टोर भी करता है और डिस्प्ले भी करता है। इट विल ऑल्सो हैव अ स्टैंडर्ड इंटरफेस टू ट्रांसफ़र टू डिजिटल डाटा आउटसाइड। इसका एक स्टैंडर्ड इंटरफेस भी होता है, किस लिए, टू ट्रांसफ़र डिजिटल डाटा आउटसाइड, यानी कि डिजिटल डाटा को आउटसाइड बाहर भेजने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए भी इसका होता है। डी, पावर सप्लाई। Since transportable and handheld GPS are very common, internal battery packs from a part of the receivers. यानी कि जो भी हमारे होते हैं, जो भी हमारे हैंड रिसीवर्स होते हैं, जो कि जैसे कि अभी हमारा मोबाइल ही हो गया, तो उसमें इंटरनल बैटरी भी हमारी लगी होती है, उसी पावर से ये चलती है। तो यानी कि सैटेलाइट से सिग्नल आया, ये इसको एम्पलीफाई किया एंटीना। अब ये प्रोसेसर क्या कर, रिसीवर और प्रोसेसर मिलके क्या करते हैं, इस सिग्नल को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और इनपुट या आउटपुट डिवाइस क्या करता है, इन्हें जो भी हमारे डाटा आए हैं, जो भी आए हैं, इनको मेज़र भी करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है। और इस कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट को पावर कौन देता है, एक पावर सप्लाई, जो कि डीसी पावर सप्लाई होती है, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एरर्स इन जीपीएस। कौन कौन से जीपीएस में एरर के सोर्सेस होते हैं। फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन जीपीएस। पहला, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एरर्स। Speed of GPS signal is affected by ionosphere and troposphere. It causes a deviation of 0 to 30 meter from the actual position of receiver. जब भी आप गूगल मैप्स में GPS का यूज करते होंगे तो उसमें आपकी एकदम एक्यूरेट पोजीशन तो नहीं दिखाती होगी, थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट होती होगी। वो इसी के कारण है क्योंकि वो आयोनोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर में थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। Second, ephemeris error. The predicted changes in the orbit of a satellite. It causes a deviation of 0 to 5 meter from the actual position of receiver. पहले सैटेलाइट कहीं पे एक जगह पे सेट थी, उससे अकॉर्डिंग हमारा सही से डाटा आ रहा था। अब हमने ऑर्बिट के सैटेलाइट की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ये होता है। थर्ड, क्लॉक ड्रिफ्ट एरर। Due to different code generations in satellite and receiver simultaneously, it causes a deviation of 0 to 1.5 meter from the actual position of receiver. यह डिफरेंट कोड जनरेशन के कारण जो है सैटेलाइट और रिसीवर में, जो कि डिफरेंट कोड जनरेशन होते रहते हैं लगातार, इस कारण यह डेविएशन डिफेक्ट पैदा करता है 0 to 1.5 मीटर का। चौथा होता है मल्टीपाथ एरर्स। बाउंसिंग ऑफ जीपीएस सिग्नल ड्यू टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिफोर रीचिंग टू रिसीवर एंटीना। यह क्या, इसमें क्या होता है, जो जीपीएस सिग्नल्स होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुंचने से पहले ही ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण रिसीवर एंटीना से पहुंचने से पहले ही वह बाउंस कर जाते हैं। इट कॉजेज अ डेविएशन ऑफ 0 to 1 मीटर फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिसीवर। इससे 0 से 1 मीटर का डेविएशन देखने को मिलता है।
ये हमारी सेटेलाइट है और ये सेटेलाइट के ऑर्बिटल क्लॉक्स हैं। ये इसकी सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी है, इम्फेरेसिस ये है। इसके कारण यहाँ पर कई सारे एटमॉस्फेरिक डिले हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपाथ हो जा रहा है, और इधर रिसीवर क्लॉक्स और ETC। तो ये था हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।